हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस, अब आप सभी का बहुत ही बड़ा थैंक यू, क्योंकि हमने 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए अपने चैनल पे। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो मैथमेटिकल फिजिक्स को हम रिवाइज़ करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, STIFR जेस्ट, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी इसको देख सकता है, चाहे वो PhD के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो या MSc की एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो। तो वीडियो शुरू करने से अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो। और गाइस, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिड में छोड़ देते हैं या उसे पूरा नहीं देखते हैं, फिर आपको आधी अधूरी नॉलेज मिलेगी, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ होती है। तो इसलिए पूरा देखिएगा वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉरियर सीरीज़, फॉरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो फॉरियर सीरीज़ क्या होता है? इफ़ वी हैव अ नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन, वी कैन एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ पीरियोडिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉरियर सीरीज़। यानी मेरे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक होते हैं। बेसिकली वो पीरियोडिक तो हैं, लेकिन वो साइनोसॉइडल नहीं है या को साइनोसॉइडल नहीं है, लेकिन पीरियोडिक है। तो क्या कर सकते हैं, हम उस फंक्शन को साइन और कोसाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं फिज़िक्स में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में। तो हम इसको छोड़ते नहीं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस में इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसका मतलब जो है, समरी क्या है कि हम किसी भी फंक्शन को f(x) को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a0/2 समेशन an cos nx समेशन bn sin nx। यहाँ पर an n bn n a0 को हम बोलते हैं फॉरियर कोएफिशिएंट्स। कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से a0 निकलता है 1/पाई। बेसिकली ये 1/पाई तो रहेगा ही, और ये जो 0 to 2 पाई है, ये रेंज है, जो रेंज आपको क्वेश्चंस में दिए होंगे। ठीक है, an निकलेगा आपका इस फॉर्मूले से f(x cos nx), ये आपने बहुत ही बेसिक्स किताबों में देखे होंगे। 0 से 2 पाई, अगेन वही जो रेंज, जैसे -पाई टू 2 पाई, -पाई टू पाई हो सकता है, 0 to पाई हो सकता है। फिर bn निकलेगा f(x sin nx). यहाँ पर एक नोट करने वाली बात क्या है, हम फॉरियर सीरीज़ क्यों यूज़ करते हैं? टेलर सीरीज़ भी होती है, मैक्लॉरिन सीरीज़ भी होती है, हम उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं समेशन के फॉर्म में। लेकिन गाइज क्या होता है कि जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं वो नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, यानी इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हो? नहीं कर सकते टेलर सीरीज़ से। तो उसके लिए हम फॉरियर सीरीज़ यूज़ करते हैं। तो नोट में क्या है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉरियर सीरीज़, लेकिन टेलर सीरीज़ से हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते उसको, या मैक्लॉरिन सीरीज़ में भी डिफरेंशिएशन यूज़ होती है। सेकेंड नोट क्या है, फॉरियर सीरीज ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एट ऑल पॉइंट। ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का जो फॉरियर सीरीज़ लिखते हैं, वो हमेशा हर एक पॉइंट पर कन्वर्जेंट नहीं होता, यानी एक पॉइंट की तरफ वो कन्वर्ज नहीं हो रहा होता है। ठीक है, अब क्या है कि हम सारे फंक्शन को फॉरियर सीरीज से भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, उनकी एक कंडीशंस होनी चाहिए, वो उस कंडीशन को फॉलो करने चाहिए। क्या है उस कंडीशन को? हम बोलते हैं डिरिचलेट्स कंडीशन। क्या है फर्स्ट कंडीशन? क्या है कि इफ़ द फंक्शन f(x) फॉर द इंटरवल -पाई टू पाई, एग्जाम्पल ले लिया -पाई टू पाई तक वो एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन f(x), उसमें कुछ कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। पहला कि वो एक सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी इस रेंज के बीच में हर एक पॉइंट पर उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि मल्टीपल वैल्यू शो कर रहा हो। ठीक है, बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड कहने का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू है उस फंक्शन की, जो भी वैल्यू है वो इसी रेंज के बीच में डिफाइंड हो, ये नहीं कि उसकी एक वैल्यू पाई से ज़्यादा पर आ रही है। ठीक, एंड बेसिकली बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि जो डोमेन, जो रेंज आपको दी होती है, उसी के अंदर वो फंक्शन डिफाइंड हो। ठीक है, एंड हैज़ एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी फंक्शन वेरी करना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। फंक्शन को वेरिएशन ज़रूरी है फंक्शन में, तभी वो हम उसको फॉरियर सीरीज़ के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड लास्ट, हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ध्यान रखना है, डिसकंटिन्यूअस होगा तो चलेगा, लेकिन फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस आ रहा है वो। ठीक है, तो ये डिरिचलेट कंडीशन। ठीक है, ये आपका डिरिचलेट कंडीशन है। अब हम बात करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास अगर इवन फंक्शन है, जैसे इवन फंक्शन कौन से होते हैं कि f(-x) इज इक्वल टू f(x), अगर ये वेरीफाई हो रहा है तो वो एक इवन फंक्शन है, और f(-x) इज इक्वल टू -f(x), तो वो एक ऑड फंक्शन है। वो एक क्या है? वो एक ऑड फंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा।
तो इवन और ऑड फंक्शन अगर आपको पता चल जाएगा तो आपका कुछ टास्क कम हो सकता है, यानी कि आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे ए नॉट होता है, इवन फंक्शन है अगर आपके पास, तो उसमें क्या होगा कि ए नॉट निकालना होगा और ए एन निकालना होगा, बी एन हमेशा उसका ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ऑड फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका इंटीग्रेशन तो हमेशा ही ज़ीरो ही आता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको ए एन और ए नॉट निकालना होगा अगर फंक्शन इवन है अगर, तो इवन और ऑड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा ऑड फंक्शन होता है, तो उसका इंटीग्रेशन ज़ीरो ही आएगा। और सेकंड, अगर ऑड फंक्शन है जैसे एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो उस केस में ए नॉट और ए एन ज़ीरो आएंगे, उसमें आपको सिर्फ बी एन निकालना होगा, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया है। ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि सिर्फ हाफ रेंज पूछते हैं, जैसे बोलता है फोरियर कोसाइन सीरीज़ लिखिए, फोरियर साइन सीरीज़ लिखिए, तो उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बोलता है फोरियर कोसाइन निकालिए तो उस केस में आपका बी एन ज़ीरो आएगा, और अगर बोलता है फोरियर साइन सीरीज़ निकालिए तो उस केस में आपका ए एन ज़ीरो आएगा। सिर्फ ए एन और बी एन निकालना पड़ेगा, जैसे कोसाइन में आपको ए एन निकालना पड़ेगा और फोरियर साइन सीरीज़ में आपको बी एन निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी हुआ है, पार्सेवल्स फार्मूला या पार्सेवल आइडेंटिटी। वो क्या होती है कि -c2 + c, वो रेंज हो सकती है, c कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे पाई हो गया, 2 पाई हो गया। एफ ऑफ एक्स का जो स्क्वायर है dx = c टाइम्स वही c 1/2 a नॉट स्क्वायर समेशन 1 to ∞ an स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ठीक है। इससे आप किस टाइप के प्रॉब्लम कर सकते हो? देखिए क्या होता है कि जैसे आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि 1/2 की पावर 2, 1/3 की पावर 2, अब ऐसी प्लस 1/∞ तक की वैल्यू क्या होगी, समेशन पूछ लेता है। तो आप कैसे निकालोगे? पार्सेवल आइडेंटिटी का यूज़ करके निकाल सकते हो। डी में ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आए, मुझे नहीं मिले, लेकिन अगर आएगा तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक है। तो अगर इवन वैल्यूज़, जैसे मान लीजिए कि इवन 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर, इवन वैल्यूज़ के लिए पूछता है, तो सिंपली आप साइन सीरीज़ निकाल लो उसका, जो मैंने ऊपर बताया ना फॉर्मूला हाफ रेंज सीरीज़ वाला। तो आप सिर्फ साइन सीरीज़ निकाल लो एंड देन वहाँ पर एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल दो। और अगर ऑड वैल्यू पूछते हैं, जैसे 1 प्लस 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, 1/7 स्क्वायर, तो आप उसका कोसाइन सीरीज़ निकालो, तब आपको साइन सीरीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ पार्सेवल आइडेंटिटी का। देखिए ये एक एग्जांपल है पार्सेवल आइडेंटिटी पर मैंने किया। जैसे सिंपलेस्ट मैंने कराया आपको कि फंक्शन मैंने 1 मान लिया और रेंज क्या है मेरे पास 0 to पाई, यानी c की वैल्यू मेरे पास पाई है। मुझे क्या प्रूव करना है? 1 + 1/3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर टू इन्फिनिटी = π²/8। तो क्या है ये ऑड वैल्यूज़ का मुझे निकालना है। तो मैं सिंपल साइन सीरीज़ निकालूंगा। तो साइन सीरीज़ के लिए मुझे क्या करना होता है? सिर्फ bn की वैल्यू निकालनी होती है, और bn का वैल्यू निकाला 0 to 2/π 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है -cos nx/n 0 to पाई, ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर n ऑड है तो बी एन की वैल्यू हो जाएगी 4/n पाई, और अगर n इवन है तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे अब 2 रखेंगे तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि जब मैं उसका फोरियर सीरीज़ लिखूँगा, यानी फोरियर साइन सीरीज़ लिखूँगा सिर्फ, तो एफ ऑफ एक्स = b1 b2 b3, तो b2 b4 b6 तो हो गए आपके पास 0। क्यों? क्योंकि इवन के लिए 0 है, ओनली ऑड वाले टर्म्स आएंगे। अब मैं कर सकता हूँ, और पार्सेवल आइडेंटिटी 0 to c 0 to पाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर dx = c/2। ये देखिए ये फॉर्मूला है ना मेरे पास, ये फॉर्मूला पार्सेवल। देखिए अगर मेरे पास, मैंने यहाँ पर क्या निकाला है? सिर्फ साइन सीरीज़, तो आपका ए एन और ए नॉट तो 0 हो गया, तो c/2 और आपका बी एन स्क्वायर सिंपल बचेगा। तो ये c/2 b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, देखिए b2 b4 स्क्वायर ये सब तो गया, b1 स्क्वायर b3 स्क्वायर b5 स्क्वायर इन्फिनिटी तक। इसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर कितना आ गया? π²/8। तो ऐसे समेशन टाइप में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे और आपको आंसर बताना होगा, टिक लगाना होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए फोरियर सीरीज़ में तो उतना ही आपका सफिशिएंट, अगर आप उसको आप रिवाइज कर लेते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या करना है? फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपको ज़्यादातर क्या होता है, आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म में फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, कोई एडवांस चीज़ नहीं आती है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय 1/√π, इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट -∞ to +∞ e एक्सपोनेंशियल i k x f of x dx। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी मान लीजिए कि आपको एफ ऑफ एस दिया हुआ है, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि भाई बताओ
कि उसका फंक्शन क्या है, मतलब किस फंक्शन का वो फॉरियर ट्रांसफॉर्म है। तो 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ के ई की पावर माइनस के एक्स डी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुछ प्रॉपर्टी फॉरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड पता होनी चाहिए आपको, जैसे लीनियरिटी फॉलो होता है इसमें, यानी अगर दो फंक्शन है उनका फॉरियर ट्रांसफॉर्म रिस्पेक्टिवली आपको दिया हो तो जो ये लीनियर फॉर्मूला फॉलो होता है हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ए टाइम्स अगर आप उस पहले वाले फंक्शन में ए से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले फंक्शन में बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले वाले फंक्शन के फॉरियर ट्रांसफॉर्म में ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे वाले फंक्शन के फॉरियर ट्रांसफॉर्म में बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर चेंज ऑफ स्केल को फॉलो करता है, यानी अगर आप उस फंक्शन में ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म में आपको ए से डिवाइड करना होगा और बाहर भी आपको ए से डिवाइड करना पड़ेगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप उस फंक्शन को शिफ्ट कर देते हैं ए से, एक ए टर्म से शिफ्ट कर देते हैं तो उसके फॉरियर ट्रांसफॉर्म में क्या करना होगा, एक्सपोनेंशियल से शिफ्ट करना होगा। ये देख सकते हैं ई की पावर आई एस ए हो गया है। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर ओमेगा के टर्म्स में लिखा होता है, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप ओमेगा भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, 2 पाई एफ भी दिया हो सकता है, तो तीनों चारों का मतलब सेम ही होता है। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी होती है, यानी अगर आपके पास फंक्शन में आपने कॉस ए एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आप उस फॉरियर ट्रांसफॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ बाहर लिखेंगे एफ ऑफ, मतलब यानी कि मॉड्यूलेट कर दिया गया है, एसी में यूज़ होता है ज़्यादातर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कि अगर एफ ऑफ एक्स का फॉरियर ट्रांसफॉर्म अगर एफ ऑफ एस है तो एक्स की पावर एन के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं उस फंक्शन में, जैसे एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा आपको कि आयोटा की पावर एन, एन यानी जैसे एक्स क्यूब तो 3 डी क्यूब बाई डी एस क्यूब, एस है ये ध्यान रखिएगा, एफ ऑफ एस, यानी फॉरियर ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिफरेंशिएशन, यानी आपको कोई फंक्शन दिया हुआ उसका डिफरेंशिएशन का फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो सिंपल आई एस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम जैसे अगर आपको फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस ये दिया हुआ है तो अगर आपसे पूछ देता है कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स कितना होगा तो क्या करना है, आई एस के साथ बस मल्टीप्लाई कर देना है, ज़्यादा बड़ा डील नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग ओपन करके क्वेश्चन को 2-3 बार देखना है। फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एस, यानी माइनस आई एस से डिवाइड करना है, ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे इंटीग्रेशन। तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म में ये काफ़ी है और इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। नेक्स्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी क्या होता है कि ज़्यादातर मैंने देखा है जो क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा भी, वो कोई क्वेश्चन कोई टफ है ही नहीं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर, चाहे वो जेस्ट में आया हुआ हो, नेट में आया हुआ, गेट में आया हुआ, कोई सा भी एग्जाम आप उठा लीजिए, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था। इसमें आपको भी डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको पता है काफ़ी अच्छी बात है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर एस टी, यहाँ कोई आयोटा नहीं है ध्यान रखिएगा, तो ई की पावर एस टी एफ ऑफ टी डी टी, एस कोई एक आप फंक्शन कह सकते हैं, कोई एक कांस्टेंट होता है, यहाँ पर फंक्शन तो नहीं कह सकते, ये कांस्टेंट होता है, टी वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है, मैं सारे डिडक्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स हैं, जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैंने सारे ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दिए हैं डायरेक्टली, और हो सके तो इसी डायरेक्टली फॉर्मूले को आप लर्न करिए, एक एक दो प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं हर एक आइडेंटिटी के ऊपर, जिससे कि आपको फॉर्मूला वो याद हो जाए। जैसे 1 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s होता है, टी की पावर n का t फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1 होता है, ठीक है, और e की पावर at का 1/s माइनस a, कॉस हाइपरबोलिक at का s अपॉन में s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक का a, साइन at का a अपॉन s स्क्वायर प्लस a, और कॉस at का दिस, सबका मैंने लिख दिया यहाँ पर डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी आपको। ये थोड़ा रिपीट हो गया, ठीक है, ये रिपीट हो गया, ऊपर भी मैंने लिख दिया था e की पावर at का 1/s माइनस a, और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर bt साइन at, डायरेक्ट e की पावर bt कॉस at, t साइन at बाई 2a, डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने सारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दिए हैं आपको, ये डायरेक्ट लर्न कर लीजिएगा आप। और इसके ऊपर अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइए और डायरेक्ट आप कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि मैंने आसान कर दिया, क्योंकि जब आप इसका प्रूफ देखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही आपको टाइम लग जाएगा, और अभी जो नेक्स्ट मंथ होगा या शायद एग्ज़ाम जो भी है जब भी होगा तो आपको काफ़ी टाइम नहीं है कि आप उसको फॉर्मूले को समझें, तो डायरेक्टली आप इन फॉर्मूले को यूज़ करने का कोशिश करिए, ठीक है। सारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने लिखे हैं तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे टी की पावर n, ई की पावर at का n फैक्टोरियल अपॉन में s माइनस a की पावर n+1, सारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखिए क्या यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एक चीज़ होती है हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम। क्या होता है कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस दिया हुआ है और जी ऑफ टी इस तरीके से फंक्शन से डिफाइंड है, एफ ऑफ टी माइनस ए, टी इज़ ग्रेटर देन ए, और 0 व्हेन टी इज लाइज बिटवीन 0 एंड ए, तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी है वो ई की पावर
माइनस ए एस एफ ऑफ एस होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म को एफ ऑफ एस लिखा है, मैंने बस रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है, आप इसे एल ऑफ एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की भी होती है, जैसे स्केल चेंज, जैसे कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म में, यानी कि अगर आप फंक्शन में ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी ए के साथ डिवाइड करना होगा। मैंने वहाँ पर दोबारा एफ ऑफ एस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब है लैप्लास, मैंने एल इसलिए पहले लगा दिया है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में अगर आप ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फंक्शन में तो एल, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन की, कि सर यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है ये बेसिकली, कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमें क्या पता होना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किताबों में तो बहुत कुछ ज़्यादा होता है और वो तब होता है जब हम शुरू से स्टडी करते हैं, लेकिन अभी के टाइम पर हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ईजिली हम क्रैक कर सकें। तो देखिए एनालिटिसिटी तो पता होनी चाहिए। क्या होता है देखिए, अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड नॉट if f is differentiable not only at z naught but at every point of some neighborhood of z naught, ठीक है। इन्हें हम एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। सिंपल इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं वो एनालिटिक होते हैं कब, जब वो डिफरेंशिएबल होते हैं सिर्फ उसी पॉइंट पर नहीं जहाँ हम पता लगा लें, जबकि वो कुछ एक रेंज के अंदर, यानी उसके नेबरहुड पॉइंट्स पे भी वो डिफरेंशिएबल होने चाहिए। the point at which the function is not differentiable या not analytic is known as singular point। और सिंगुलैरिटी के ऊपर मैं नेक्स्ट जब मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बताऊंगा तब और थोड़ा डिस्कशन करेंगे, जैसे नॉन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होता है या रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होता है, सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में भी कवर होगा। कंडीशन क्या होती है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ क्या है कि ये कभी नहीं भूलना आपको, ये आपको कभी नहीं भूलना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है। हालांकि ये एक सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। क्या कि अगर आपको एफ ऑफ जेड दिया हो, यू इज़ द रियल पार्ट एंड वी इज़ द इमेजिनरी पार्ट, तो उसे कॉची रीमन कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा अगर हम उस फंक्शन को एनालिटिक बोल रहे हैं। तो क्या होता है, डेल यू ओवर में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर में डेल वाई, और डेल यू ओवर में डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स। ये वेरीफाई होना ज़रूरी है अगर किसी एफ ऑफ जेड को एनालिटिक होना है। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो सिंपली वो नॉन एनालिटिक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नोट्स करने वाली बात है, जो इसके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या, इफ़ अ फंक्शन इज एनालिटिक इन डोमेन डी देन यू वी सेटिस्फाइज थियर कंडीशन एट ऑल पॉइंट इन द डी। जैसे अगर पूछता है -2 से 2 के बीच में एनालिटिक है, तो ध्यान रखिएगा सी आर कंडीशन जो यू वी है वो पूरे के पूरे सभी पॉइंट्स पर डी में सेटिस्फाई करना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक पॉइंट पर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप एनालिटिक नहीं कह सकते उसको। सी आर कंडीशन आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर दी एनालिटिक कंडीशन। क्यों, सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि ये डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल एक्स क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। ये सफिशिएंट कंडीशन इसमें ऐड हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, सी आर कंडीशन आर दी सफिशिएंट इफ द पार्शियल डेरिवेटिव आर दी, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोलर फॉर्म में डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है कि भैया सी जो कॉची रीमन कंडीशन है उसकी पोलर फॉर्म क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये देखिए डेल यू ओवर डेल आर, एक तो एक्सप्रेशन ये हो गई और एक एक्सप्रेशन डेल यू ओवर डेल थीटा माइनस आर डेल वी ओवर डेल आर, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, विच सेटिस्फाई दी लैप्लास इक्वेशन। हार्मोनिक फंक्शंस आर दोज फंक्शन विच सेटिस्फाई दी लैप्लास इक्वेशन। क्या होता है कि लैप्लासियन ऑफ सम फंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो यानी हम फाई को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो इफ़ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन देन यू एंड वी आर बोथ अ हार्मोनिक फंक्शन। ध्यान रखिएगा वो क्या होंगे, वो एक लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली फॉर दी वी। अब क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में किसी क्या मैंने देखा प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपको रियल पार्ट दे देगा, इमेजिनरी पार्ट पूछता है निकालने के लिए, या इमेजिनरी पार्ट दे देगा, रियल पार्ट पूछता है निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे आप, उसका क्या प्रोसेस है देखिए। सबसे पहले आपको करना है, जैसे अगर आपको रियल पार्ट देता है और इमेजिनरी पूछता है तो डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल लीजिए, डेल यू ओवर डेल वाई निकाल लीजिए, ठीक है, जो कि लिए रियल पार्ट है। फिर आप ये यूज़ करिए जो कि डेफिनेशन होती है परफेक्ट डिफरेंशियल की इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल। सिंपली फिर सी आर कंडीशन, जैसे डेल वी ओवर डेल एक्स क्या होता है माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, और डेल वी ओवर डेल वाई क्या होता है, अच्छा यहाँ पर डी वाई भी आएगा, वो इसके बराबर होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। फिर आपको इंटीग्रेट करना है। कैसे करना है, जो भी टर्म इस वाले में y का होगा उसे कांस्टेंट लेना है, और जो भी टर्म यहाँ पर x का होगा उसको हटा के जो टर्म बचेगा सिर्फ y वाला वो लिखना है। जैसे कि हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल में करते हैं, क्या होता है एम डी एक्स
प्लस एन डी वाई में क्या करते हैं, हम m का इंटीग्रेशन करते हैं, वो सारे टर्म को हम कांस्टेंट मानते हैं जहाँ जहाँ y आ रहा है, और n वाले टर्म में से हम वही लेते हैं जहाँ पर x नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा प्रॉब्लम्स पे बढ़ने से पहले कि आप डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है, हालांकि ये ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट ही है, जिनको पता होगा वो नीचे नाम लिख के मुझे बता देंगे कि ये क्या, इस मेथड को क्या बोलते हैं। ट्रिक टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन, ट्रिक टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन इजीली, डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको u दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, v निकालेंगे, और फिर f ऑफ z निकालने के लिए क्या करेंगे, f ऑफ z हमें पता है क्या होता है, u प्लस v। लेकिन हो सकता है कि आपको सिर्फ u दिया हो, आप डायरेक्ट आप f ऑफ z निकाल लें, तो कितनी अच्छी बात है कि आपका टाइम सेव हो सकता है। तो अगर u दिया हुआ है यानी रियल पार्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप del u ओवर del x निकालिए, del u ओवर del y निकालिए, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है कि आप del u ओवर del x को phi 1 ऑफ xy लिखिए, और del u ओवर del y को phi 2 xy लिखिए। फिर थर्ड स्टेप में आप करिए, x की जगह z पुट करिए, y की जगह 0 पुट करिए, और डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन का यूज़ कर लीजिए। f ऑफ z इज इक्वल टू, ये देखिए डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन का यूज़ कर लीजिए, आपको एक एनालिटिक फंक्शन मिल जाएगा जो आप निकालने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी ये डेंजरस है, इसलिए मैंने ये साइन ऐसे बनाया हुआ है। ठीक, अब अगर v दिया हुआ है तो वही प्रोसेस है, आप del v ओवर del x निकालेंगे, del v ओवर del y निकालेंगे, phi 2 पुट करेंगे, del v ओवर del x को phi 2 पुट करेंगे, और del v ओवर del y को phi 1 पुट करेंगे, x की जगह z पुट करेंगे, y की जगह 0, और डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये मैंने एक एग्जांपल किया भी हुआ है, यहाँ पर सारा स्टेप फॉलो किया। पहले मैंने del v ओवर del x निकाला तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास, फिर del v ओवर del y निकाला तो ये टर्म आ जाएगी इसके पास, फिर मैंने z पुट कर दिया तो ये वाला जो टर्म है यानी जो phi 2 है वो 0 हो जाएगा, और phi 1 मेरे पास ही हो जाएगा, फिर मैंने उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एक तरीका बता दिया, ट्रिक बता दिया, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब हम करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, अगर जो प्रॉब्लम्स रह जाएंगे आप किसी भी प्रॉब्लम्स को कोशिश कर सकते हैं और आपका पक्का बन जाएगा, कोई टफ प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगे। अगर नहीं आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से फिर आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है मेरे पास कि द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, ये तो मैंने डायरेक्टली आपको बताया, जस्ट 2018 का क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, डी है करेक्ट आंसर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जस्ट हो, नेट हो, गेट हो, उन सभी में डायरेक्टली लैपलास ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चन आए हैं, कोई इसमें घुमा कोई टेढ़ा उड़ा क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट जस्ट 2017 का, इसमें कह रहा है फंक्शन मेरे पास। देखिए अगर आप हॉब्सन फॉलो कर रहे हैं, अगर आप अर्फकिन फॉलो कर रहे हैं, या आप ML बॉयस बुक फॉलो कर रहे हैं, तो इन तीनों ही बुक में ये क्वेश्चन अवेलेबल है। ये जस्ट 2017 का, कॉस हाइपरबोलिक माइनस पाई टू पाई इज़ अ पीरियोडिक। ठीक है, x इज इक्वल टू 2m माइनस 1 पाई 2m प्लस पाई, विच ऑफ द करेक्ट रिलेशन। बेसिकली हमें फॉरियर सीरीज निकालनी है और फिर उसमें हमें x की वैल्यू 0 पुट करना है। तो देखिए कॉस हाइपरबोलिक x है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा ये एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो bn तो 0 हो गया, हमारा काम है सिर्फ a0 निकालना और an निकालना। a0 निकाल लिया, साइन हाइपरबोलिक पाई अपॉन पाई हो जाएगा। an निकालेंगे तो e की पावर x कॉसन x वाला टर्म के लिए ये वाला इंटीग्रल निकल के आ जाएगा, और जो माइनस वाला है उसके लिए ये वाला टर्म निकल के आ जाएगा। फिर एक बार आपको माइनस पाई पुट करना है x की जगह, और एक बार पाई पुट करना है, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास ये निकल के आ जाएगी। आप ये ट्राई कर सकते हैं, खुद भी ट्राई कर सकते हैं, कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, ये फॉरियर सीरीज़ का फॉर्मूला है, पुट कर दिया। अब आप 0 पुट कर देंगे तो कॉस हाइपरबोलिक 0 होता है 1, तो अब जब ऑप्शन चेक करेंगे इसको रख के तो ऑप्शन डी निकल के आएगा सही। नेक्स्ट ये अगेन जस्ट 2017 का है, द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन दिस अप टू अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या, मैंने बताया ना, फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शन इज इक्वल टू a टाइम्स, यहाँ पर a को मतलब एब्जॉर्ब कर लिया गया है, 1/√2 पाई नहीं लिया है, f ऑफ x e की पावर माइनस के एक्स। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर अगर i के एक्स है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका क्या होता है पाई बाई 2 ओ साइन ई की पावर माइनस के। ये कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √2 आ जाएगा, इसको सॉल्व किया है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। डायरेक्ट इसमें सॉल्यूशन करना है आपको, ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं कि जिसमें आपको दिक्कत हो। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए,
ये जस्ट 14 का क्वेश्चन है। अगेन जस्ट के मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन मिले हैं, कुछ गेट के मिले हैं, तो इसलिए आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। द लैपलास ट्रांसफॉर्म ई की पावर -2t sin 4t, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर -8t sin bt एंड दिस, कंपेरिजन करने से ए की वैल्यू हो गई 2 और बी की वैल्यू हो गई 4। आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर लेंगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा 4/20 यानी बी। गेट 2010 का क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ एक्स आपके पास ये दिया हुआ है 0x-3, तो इसका आपको क्या निकालना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म। फॉर्मूला यूज़ करना है डायरेक्ट, मैंने बताया था आपको e की पावर skx एफ ऑफ एक्स dx। इंटीग्रेशन यूज़ करना है 0 से लेकर 3 के बीच में, तो ये टर्म 0 ही हो गई, और फिर ये 3 to इन्फिनिटी x-3, ठीक है, 3 to इन्फिनिटी, इसको सॉल्व किया हुआ है तो s की पावर -2 e की पावर -3x, s की पावर -2 3 की पावर -3s, डी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी एक गेट 15 का क्वेश्चन है। द हैवी साइड फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस एंड दिस, गिवन इज, यहाँ पर ये है द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पर हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में मैंने बताया था आपको कि अगर f ऑफ x माइनस a कर दिया जाता है तो e की पावर -as फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ s होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2πf लिखा हुआ है s की जगह, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एक बार ये t -½ है तो ये पुट कर दिया, ठीक है, और एक बार ये पुट कर दिया। ये h ऑफ f तो दिया ही हुआ है मेरे पास -2i/ω, इसको सॉल्व किया हुआ है। e की पावर यहाँ पर फिर साइन की जो है वो यूज़ की गई है कि साइन की e की पावर x/2i जो होता है ये साइन x के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं नीचे। ये DU 15 का क्वेश्चन है। द लेट f ऑफ ओमेगा बी द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t g ऑफ ओमेगा, इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा तो क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। डायरेक्ट है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है। अगेन डायरेक्ट नेट 14 का क्वेश्चन, द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, यहाँ पर लैपलास ट्रांसफॉर्म 6 तो बाहर आ जाएगा, t की पावर 3 का एंड साइन 80 का, डायरेक्ट फॉर्मूला t की पावर n का ये फॉर्मूला होता है। और इसका ये आपका गामा फंक्शन नहीं होगा, ये बेसिकली हाँ गामा फंक्शन, ठीक है गामा फंक्शन भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n+1 और साइन 80 का दे, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो है। तो आपको क्या ऑप्शन हो जाएगा, 36/s की पावर 4 s²/16a। अब देखिए यहाँ पर गेट 17 का क्वेश्चन है और ये एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज 2xy + 3y, द रियल पार्ट इज 0 एट द ओरिजिन, द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट एट द 1 + i। तो हमें बेसिकली रियल पार्ट निकालना है, इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, तो तरीका तो वही है v ऑफ x, तो ∂v/∂x निकाला, ∂v/∂y निकाल लिया, du परफेक्ट डिफरेंशियल इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल पुट कर दिया, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर तो कोई y है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x² + 3y, यहाँ पर भी कोई x नहीं है तो y², ओरिजिन पे 0 दिया हुआ है तो c की वैल्यू 0 निकालनी है, 0 0 पुट करके u ऑफ xy निकल जाएगा आपके पास ये, और 1 + i पे निकालना है, यानी x भी 1 है y भी 1 है, तो पुट कर दिया तो 3 आ जाएगा। तो ये नेट का क्वेश्चन था, ये 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन जस्ट 15 का, गिवन एन एनालिटिक फंक्शन फाई ऑफ x + y, यानी कि इसमें u आपको ये लेना है, v आपको ये लेना है, फाई ऑफ x ये दिया हुआ है, c इज़ द कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी बेसिकली आपको इसमें अगेन आपको रियल पार्ट दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है, वही प्रोसेस आप अप्लाई करिए तो आपको मिलेगा क्या, फाई ऑफ xy इज इक्वल टू, यानी इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू -2xy + 2x + 4y, यानी करेक्ट ऑप्शन इज सी। लास्ट एक और क्वेश्चन DU 15 का हम कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करिएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज कार्टेशियन 2xy, द रियल पार्ट, सेम प्रोसेस है। du इज इक्वल टू परफेक्ट डिफरेंशियल इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल, 2y हो जाएगा, ∂v/∂x, ∂v/∂y 2x हो जाएगा, 2x नहीं, ∂v/∂x 2y, हाँ 2y, ठीक है। फिर आपको ये पुट करना है, इंटीग्रेट करना है, सिंपल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ हालांकि जो हमने कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट इन्होंने a² से रिप्लेस किया है, सी कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है वो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और ये सारे थ्योरीज मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट 1 का। नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन और डिराक डेल्टा फंक्शन हम कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही थर्ड पार्ट में डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए तब तक, गुड बाय, टेक केयर।